Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about essentials of a valid consideration in Indian Contract Act, and we have also discussed about legal provisions related with legality of object and consideration. And the last provision was discussed about provisions related to void agreement. So, students, in today's class we are starting a new topic or new provisions related to contingent contract. A contingent contract is a contract which is dependent on the happening or non-happening of some event. Contingency simply means it is always based on future events. Like if the future event occur, then you have to fulfill the contract. So those contracts which are dependent on happening or non-happening on some event or for future event is called contingent contract. The performance of contingent contract becomes due only upon the happening or non-happening of some event, some future uncertain event. कि किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर, फॉर एग्जांपल हमने एग्रीमेंट में लिखा अगर ये इवेंट नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, या हमने लिख दिया कि अगर ये इवेंट हो गई तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा. इज इट क्लियर? इट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ राम कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे रुपीज 1 lakh to Mr. Ramesh if his house is burned. कि कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर आपके घर में, रमेश के घर में आग लग जाती है तो. दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज इट परफॉर्मेंस डिपेंडेंट अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट. ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आग लगेगी ही लगेगी घर में. यहाँ बात है किसी इवेंट के होने या नहीं होने. Following are the main provisions of contingent contract. Now here are some provisions related to contingent contract. कि कुछ provisions हमें दे रखे हैं. The first is the performance of a contingent contract depends upon the happening or non-happening of some future event. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फ्यूचर की कोई इवेंट होने या नहीं होने पर जो डिपेंडेंट होगा उसी को हम कहेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. The event upon which performance of contingent contract depends must be collateral or incidental to the contract. क्या कहना चाह रहे हैं कि the event which performance of a contingent contract depends must be collateral or incidental to the contract, not a part of consideration of it. कि जो इवेंट आप कर रहे हो ये कंसिडरेशन के लिए नहीं, ये अपने आप होने वाली होनी चाहिए. जैसे कि आग मैं नहीं लगाऊंगा कि मैं आग लगाऊंगा और आप मुझे 1 लाख रुपए दे देना. अगर ऐसा आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं अपने घर को जलाऊंगा बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए दे देना, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ रमेश के बीच में, सुरेश के बीच में, राम और रमेश के बीच में, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये जो हैपनिंग है या नॉन हैपनिंग है, इट इज़ इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये इंसिडेंट होना चाहिए, अपने आप होनी चाहिए. अगर आप खुद से करेंगे, मैनमेड है, तो फिर इसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे. मैनमेड मीन्स कि आपने जानबूझकर किए. A contingent contract must has all essential elements of a valid contract. ऐसा नहीं है कि फ्यूचर इवेंट पर है तो कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं. ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक देयर मस्ट बी 2 parties, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल. ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. नाउ अगर हम आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 9 की जो टर्मिनोलॉजीज हमने कंप्लीट की है उसमें पढ़ा है हमने कि एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जहां मैं अपनी किसी गलती की वजह से आपको कॉम्पनसेट करने को प्रॉमिस करता हूं. इंडेमनिटी गारंटी जहां मैं किसी थर्ड पार्टी के एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं कि अगर वो काम करेगा या नहीं करेगा तो आई विल बी रेस्पॉन्सिबल, दैट इज़ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. एंड इंश्योरेंस की एक सर्टेन इवेंट से अगर आपको कुछ फ्यूचर में लॉस होता है इसमें मेरा कोई रोल नहीं.
उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस, और ऑल्सो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे के सारे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इंडेमनिटी फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से जुड़ा हुआ है, गारंटी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से जुड़ा हुआ है, और इंश्योरेंस ये भी किसी के इवेंट के होने या नहीं होने से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे को हमने कहा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Wagering agreements are basically contingent agreement, but keeping in the public interest in mind, it has been declared a void in the act। सबसे बड़ी बात कह दी कि देखो, वेजरिंग का मतलब समझते हैं आप, जिसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन, सट्टा। दैट मीन्स फ्यूचर इवेंट में कि अगर ये हुआ तो इतने पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है, यहाँ एग्रीमेंट वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि सट्टा लगाना, स्पेकुलेशन करना फिलहाल लीगल नहीं है। तो कैसे? बोला सर पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, इसलिए इसे हमने वॉइड डिक्लेयर कर रखा है कि सट्टा जो होगा, स्पेकुलेशन होंगे, शर्त वाले होंगे, अगर बारिश हुई तो मैं इतने रुपए दूंगा। इस तरह के जो भी एग्रीमेंट्स है, दोज आर वेजरिंग एग्रीमेंट्स। एंड पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए इन वेजरिंग एग्रीमेंट्स को साफ साफ मना किया गया है। ठीक है, इनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। इज इट क्लियर एवरीवन? शर्त वाले और सट्टे वाले, हालांकि अब है ना, होने को तो ये भी कंटिजेंट है कि फ्यूचर में अगर ये टीम जीतती है तो मैं आपको इतना पेमेंट कर दूंगा, इतने गुना पेमेंट मिलेगा। यस, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, बट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इन्हें वॉइड डिक्लेयर किया जा चुका है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ हियर आर सम वेजरिंग एग्रीमेंट्स। The nature of wagering agreement is such that there is a gain or win of a party of the agreement and the loss or defeat of the other party। दो पार्टी है, the one Mr. राम and the other is Mr. श्याम। सीधी सी बात है, शर्त में और सट्टे में एक पार्टी तो विन और दूसरी पार्टी को पूरा नुकसान हो जाता है। तो देखा जाए तो एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन है और एक पार्टी को कंसिडरेशन नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो शर्त हारा उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, जो शर्त जीता उसे तो मिल गया। लेकिन एज पर द एसेंशियल एलिमेंट्स की हमने देखा है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो कैसे करें? इसीलिए पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सो दीज एग्रीमेंट्स ट्रीटेड एज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट तो बन नहीं सकता, इसीलिए इन्हें एग्रीमेंट का है, और एग्रीमेंट भी कौन से? वॉइड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, if Ram agree with Shyam that if it rain today he will pay rupees 10,000, if there is no rain Shyam will pay Ram rupees 10,000। एक शर्त लगाई राम ने श्याम से कि अगर बारिश हुई, राम इज सेइंग मिस्टर श्याम, इफ इट इज रेन टुडे, अगर आज बारिश हुई तो राम विल पे रुपीज 10,000 टू मिस्टर श्याम, और अगर बारिश नहीं हुई तो श्याम विल पे राम टू रुपीज 10,000। इज इट क्लियर? द एग्रीमेंट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड वॉइड। वेजरिंग एग्रीमेंट है, ये वॉइड है। कीपिंग इन माइंड दैट देयर आर सम एग्रीमेंट विच लुक वेजरिंग बाय नेचर। इसी तरीके से कुछ को देखेंगे तो वो वेजरिंग लगेंगे नेचर से, but it is not really, so that such agreement have been considered valid agreement। लेकिन रियल में नहीं होंगे, इसलिए उनको वैलिड एग्रीमेंट्स माना जाता है। जैसे कि एग्रीमेंट्स ऑफ हॉर्स रेस, चिट फंड स्कीम्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, क्रॉसवर्ड और लिटरेरी कॉम्पिटिशन आर नॉट कंसिडर्ड वेजरिंग एग्रीमेंट, सो दीज आर ऑल वैलिड एग्रीमेंट्स। क्यों बताओ, जल्दी बताओ। हॉर्स रेस फिलहाल इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो पहले तो थी, वो लीगल थी, आज के टाइम में लीगल नहीं है। ठीक है, तो आज के टाइम में हॉर्स रेस का ये जो पॉइंट है यहाँ से हट जाएगा। चिट फंड स्कीम्स होती है, जहाँ आप पैसे लगाते हैं, बदले में आपको एक मोटा अमाउंट मिलने का प्रॉमिस किया जाता है। इंश्योरेंस, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स फ्यूचर से रिलेटेड जो होते हैं, क्रॉसवर्ड, जैसे कि आपने जो न्यूज़पेपर आता है उसमें क्रॉसवर्ड वगैरह फिल करके आपने सेंड किए और वहाँ कहते हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है। बट देखा जाए तो आपने न्यूज़पेपर ख़रीदा
उन्होंने आपको गिफ्ट दे दिया इसलिए ये वेजरिंग नहीं है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिला इसीलिए ये वेजरिंग नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रॉसवर्ड में आप कोई भी पर्सन, जो पर्सन न्यूज़पेपर ले रहा है रजिस्टर्ड कस्टमर है वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसलिए इनको हम वैलिड एग्रीमेंट्स मान लेते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑल्सो वॉइड, कि ऐसे एग्रीमेंट जिनकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, या क्या कहना चाह रहा है, कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, कि भैया फ्यूचर में जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है उस पर अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया ये भी वॉइड माना जाएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इफ कमल एग्री टू पे ₹5,000 टू दीपक इफ दीपक विल मैरी विथ रीटा, कि कमल कहता है कि मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा दीपक को अगर दीपक रीटा से शादी कर लेता है तो। रीटा वॉज डेड एट द टाइम ऑफ दिस एग्रीमेंट, और रीटा जो है वो ऑलरेडी रीटा की डेथ हो चुकी है, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब सीधी सी बात है, शादी दो जिंदा ह्यूमंस के बीच में होगी, लाइव पर्सन्स के बीच में होगी। अब अगर रीटा की डेथ हो चुकी है तो कैसे दीपक उससे शादी कर सकता है? दैट मीन्स फ्यूचर में किसी भी कंडीशन में उन दोनों के बीच में शादी नहीं होगी। इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये इवेंट होना पॉसिबल नहीं है, किसी हालत में नहीं। आपको पता है ये चीज़ कि जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है आप उससे शादी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट आप करते हैं जिसकी इवेंट फ्यूचर में पॉसिबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक ये डेथ वाला हो ही गया, इसके अलावा वो एक घोड़े वाला हो गया कि घोड़ा बेचने के लिए तैयार है लेकिन घोड़ा मर चुका है, तो ये जो है ये हमारे कौन से होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट के होते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? वॉइड मान सकते हैं। These agreements are void which are impossible to do at the time of agreement. For example, कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि अभी से इनवैलिड है, इम्पॉसिबल है, रियल फैक्ट के हिसाब से कहा जा रहा है। मैजिक वगैरह की बात नहीं करेंगे, सर होता है नहीं होता है, साइंस के फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो नहीं है। ठीक है, तो ये देखो एक एग्जांपल भी देते हैं कि दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड विच आर इम्पॉसिबल टू डू एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, कि जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं ये उसी वक्त इम्पॉसिबल है तो उसे हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। एक एग्जांपल भी दे रहे हैं, इफ पंडित ज्ञानेश्वर एग्री विथ अ किंग टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक द एग्रीमेंट इज वॉइड। पंडित ज्ञानेश्वर जी कहते हैं राजा साहब को कि सर मैं जादू से, मैजिक से आपको खजाना बता सकता हूँ, खजाने का पता लगा सकता हूँ। तो देखा जाए तो खजाना पता लगाने का एक किया मतलब दैट मीन्स फ्यूचर के लिए है या कुछ एग्रीमेंट ऐसा है जो कि करना है, लेकिन देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल? रियल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस तरह के जो एग्रीमेंट होता है वो इम्पॉसिबल है। एक एग्जांपल और देता हूँ, हमने जब पढ़ा था तो उसमें था ये कि पंडित ज्ञानेश्वर जी इज एग्रीइंग विथ श्याम दैट ही विल ट्रांसफर द सोल, आत्मा जो है वो ट्रांसफर कर देगा किसी डेथ पर्सन की उसमें। देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो अभी किया जा रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विद कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि सर इंश्योरेंस का क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इंश्योरेंस? यस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अगर ये जुड़ा हुआ है तो। अब सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस के अलावा इंडेमनिटी और गारंटी, ये सब फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके कुछ प्रोविजंस हमने वेजिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड भी पढ़ लिए कि जो सट्टा और जो शर्त वाले होते हैं,
फिर इम्पॉसिबल इवेंट के भी पढ़ लिए, जो फ्यूचर की है या अभी की जो है उससे भी हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप. थैंक यू स्टूडेंट्स.